वगैरह लेकर के आइए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, बाहर का कुछ मत खाइए। नॉर्मली मैं देखता हूँ कई बार मैं जब क्लास लेकर के शाम को जाता हूँ, अब देखिए हर जगह हर चीज़ होती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं इंडिया गेट देखने गया था, तो मैंने देखा वहाँ खूब भीड़ भाड़ है, मतलब घूमने वालों से ज़्यादा वहाँ पर वो खाने पीने की थड़ियाँ लगी हुई है। सेम चीज़ यहाँ भी होती है। यहाँ पर भी जब बच्चे निकलते हैं तो यहाँ पानी बताशे वाले होंगे, वो फ्राइड बर्गर वाले होंगे। बर्गर हम सब खाते हैं, मैकडी का बर्गर खाते हैं, बट इट इज़ नॉट फ्राइड। यहाँ पर क्या होता है कि कोटा का एक कल्चर है, कचौड़ी बहुत फेमस है यहाँ की, तो यहाँ पर क्या बर्गर भी कचौड़ी स्टाइल में बना देते हो। बर्गर के अंदर बहुत सारा मसाला ठूस देते हैं, ठूसने के बाद उसको ऑयल में बढ़िया फ्राई कर लेते हैं, और बढ़िया फ्राई करने के बाद बच्चों को परोस देते हैं। अब बच्चा नेचुरली थोड़ा भूखा होता है, 2-3 क्लास अटेंड करी, 3-4 घंटे यहाँ रहा, तो उसके बाद जैसे वो बाहर निकलता है फटाक से एक बर्गर खाता है और अगले दिन क्लास में आने लायक नहीं होता। तो बी रेगुलर, बट उस रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए जो रूट है ना, वो आपकी फूडिंग हैबिट्स है। आपकी जो हैबिट्स है, जो आप जैसा आप रूम पे रहते हो, आप अपने आप को साफ सफाई रहे, रोज नहाना है, डेली स्नान करना है रेगुलरली। कई बार होता है यहाँ पे बच्चे आईटी की तैयारी करने आते हैं और उनसे पूछते भाई कितने दिन हो गए नहाए हुए, तो बहुत गर्व से जवाब देते हैं सर बस 7 दिन हुए हैं। आईटी में जाने के बाद ये और ख़राब हो जाता है। अभी रिसेंटली आई विजिटेड आईटी दिल्ली, तो मैंने पूछा मैं बच्चों तुम थोड़े अजीब अजीब से दिख रहे हो। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे जिनसे मैं मिलने के लिए गया था, तो मैंने पूछा मैं कैसे दिख रहे हो यार तुम, मतलब मैं भी आईटी में रहा हूँ, हम तो रोजाना नहाते धोते थे, लेकिन ये तो थोड़े अजीब से दिख रहे हो। तो बच्चों ने बड़े गर्व से कहा दो सर मुझे 1 ही वीक हुआ है बस। एक ने कहा सर मुझे 6 दिन हो गए, मुझे 10 दिन हो गए। ये कोई तरीका होता है? रोजाना स्नान करिए, कोटा में तो वैसे ही बहुत गर्मी है, 2 बार करिए, रेजिडेंस से जाने के बाद पसीना सुखा करके एक बार स्नान करिए, पढ़ने बैठिए, आपको अच्छा मन लगेगा। डोंट कॉपी अदर्स। स्टड बनना, आपको स्टड बनना ना, अपने दोस्तों के ऊपर रौब झाड़ना है ना, तो रौब झाड़िए अपने रैंक निकाल कर, नहीं नहा कर, 4-4 बजे तक जग कर। बच्चे क्या करते हैं, दूसरा रौब झाड़ते हैं, कानों में वो लगा लेते हैं माइक्रोफोन, वो ईयरफोन, और उसके बाद रात को 12 बजे पढ़ने बैठते हैं, बहुत सारे कुरकुरे, बहुत सारे बिस्किट विस्किट लेकर के, और लाइट जली रखते हैं ताकि दूसरा बच्चा ये सोचता रहे कि कितना स्टड है यार, कितनी पढ़ाई कर रहा है ये, जबकि उसे पढ़ाई नहीं हो रही, वो गाने सुन रहा है। जॉब अपने आप जड़ जाएगा। जो आपको भी बोलता है ना यार ये जीरो है, ये क्या है, बिल्कुल बेवकूफ़ है, मक्कू है, क्लास में बहुत डाउट्स पूछता है, फलाना है टिकाना है, उसका मुंह 1 मिनट में बंद हो जाएगा जिस दिन आपकी रैंक आएगी अंडर 50, अंडर 100। सो बी रेगुलर, बी ऑनेस्ट, अपने गार्जियन से हमेशा कनेक्टेड रहिए, बिकॉज you can never repay your guardians what they are giving to you. हम लोग, मैं एज ए स्टूडेंट अब आपको बता रहा हूँ, मैं खुद जब आईटी में सेलेक्ट हुआ था, मैंने अपने पिताजी को इतना खुश अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना वो उस दिन थे जिस दिन मेरी रैंक आई थी 392। He was very happy. He was like, he was कि यार मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन ही है। उसके बाद बहुत सारी खुशी के दिन आए, मेरी शादी भी हुई, जॉब भी लगी। जॉब भी ऐसा नहीं कि मैं सीधा पढ़ाने आ गया, मेरी अच्छी खासी जॉब लगी थी कॉलेज से, बट आई बिलोंग टू कोटा एंड आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, सो आई डिसाइडेड टू कम हियर एंड जॉइन टीचिंग प्रोफेशन। और मैं पिछले 14 सालों से कोटा में हूँ। मुझे इस बात की तसल्ली कि मैं अपने माता पिता के पास हूँ। सो वेयर आई एम कमिंग, स्टूडेंट्स कैन नेवर रिपे देयर गार्जियंस व्हाट दे आर गिविंग टू देम। The best thing, the return gift they can give is the peace of mind. मैं कई बार सोचता हूँ, मैं कई सारे बच्चों को IITian बनते देखता हूँ, मेरे साथ बच्चे IITian बने थे, मेरे दोस्त IITian से, कोई अभी मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ IIT बॉम्बे में था, वो नोमुरा में है, इससे पहले बैंक ऑफ अमेरिका में था, उसका 15 करोड़ के आसपास का पैकेज है। न्यूयॉर्क में उसने अभी फ्लैट लिया है, और उसकी वाइफ भी न्यूयॉर्क में जॉब करती है, दोनों हस्बैंड वाइफ भाई हैं, दोनों मेरे मतलब जानकार भी हैं, और वो तो मेरे साथ 4 साल आईआईटी में था, लेकिन उसके गार्जियंस तो यहाँ पे राजस्थान में हैं। मैं ये एनालिसिस करता हूँ कि उन गार्जियंस ने कितनी मेहनत करी होगी उसको आईआईटीएन बनाने के लिए, उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी होगी माँ बाप के साथ चलते हुए, और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते निकल लिया। माँ बाप यहाँ है, वो न्यूयॉर्क में।
व्हाट ही इज गिविंग इन रिटर्न। एक ही चीज़ दे रहा है वो, माँ बाप के मन में एक शांति है कि यार वो खुश है, दैट्स इट। उसको ये चिंता नहीं है कि उसकी जॉब टूट तो नहीं जाएगी या जॉब हट तो नहीं जाएगी। आईटीएम जाने के बाद जो सबसे बड़ी तसल्ली मिलती है ना, वो यही मिलती है कि ठीक है यार जॉब लग जाएगी। और सबसे बढ़िया बात अच्छे लोगों के बीच में है, अच्छे समझदार बच्चों के बीच में है, लर्नेड प्रोफेसर्स के बीच में। बेस्ट प्रोफेसर्स आईआईटीज में होते हैं, आईआईएम्स में होते हैं, बेस्ट लोग होते हैं उनके बीच में। तो वो तसल्ली ही है बच्चों जो आप अपने माँ बाप को देते हो। सो बी ऑनेस्ट लाइक ए फ्रेंड टू देम। अपने माँ बाप से हर चीज शेयर करिए, ऐसी चीज करिए मत जो आपको लगता है अपने माँ बाप से हम कह नहीं पाएंगे। सिंपल सा थंब रूल, वो करिए जिसको आप गर्व से बोल पाए, बिकॉज वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं। और जब आप खुद माँ बाप बनोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने बच्चे को नर्सरी क्लास में छोड़ करके आना कितना डिफिकल्ट होता है। ये तो आईटी की तैयारी के लिए छोड़ करके जाने वाले हैं। अभी जब एजीएन सर ने हाथ खड़े करवाए थे तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो है पहली बार आईटी की तैयारी करवाने के लिए अपने बच्चों को लाए। और मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ आप में से कितने लोग कोटा के नहीं हैं। लगभग पूरा पंडाल जो है ये कोटा का नहीं है। तो इस केस में ये जितने हाथ खड़े हुए थे इन सब के बच्चों की जिम्मेदारी बनती है दे हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अपने जिगर का टुकड़ा छोड़ के जा रहे हैं वो यहाँ माँ बाप। सो बी ऑनेस्ट, बी जेन्युइन। आईटी जेई प्रिपरेशन इज लाइक ए वीडियो गेम। जैसे वीडियो गेम होता है ना, उसमें मैं तो खैर ज़्यादा वीडियो गेम नहीं खेला। आईआईटी में भी मेरे को समझ में थोड़ा कम ही आता था वीडियो गेम्स वगैरह। मैं ज़्यादातर क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, चेस, कैरम, इस तरह के गेम्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। हालांकि कंप्यूटर था मेरे पास, 2000 में मैंने कंप्यूटर खरीद लिया था। और 2000 में आपको थोड़ा सा आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। 2000 was the year when we used to enjoy the benefit of 24 hours internet। आज से 18 साल पहले मेरे रूम पर आईआईटी में 24 घंटे इंटरनेट था और स्पीड थी 10 kbps उस टाइम पर। उसके बाद वो स्पीड और अच्छी हुई, आजकल तो वाईफाई भी है, लेकिन 24 घंटे इंटरनेट था। लर्निंग के इतने मौके थे हमारे पास। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इट इज़ लाइक ए वीडियो गेम। मैंने ज़्यादा वीडियो गेम तो नहीं खेले, लेकिन एक खेला है मैंने, मारियो। बचपन में मारियो के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, बच्चे शायद उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। देखो बच्चों, आईटी की जब हम तैयारी करने के लिए आते हैं बहुत हैप्पी होते हैं, माँ बाप भी बहुत उम्मीदें रखते हैं। इनफैक्ट माँ बाप कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इवन मैं भी अपने बच्चों से कई बार पूछ लेता हूँ कि 100 नंबर का पेपर था, बच्चे के 95 मार्क्स आ गए मैथ्स में, तो मैं पूछता हूँ बेटे 5 कहाँ कटे। 100 नंबर का पेपर, 95 मार्क्स आ गए और पूछता हूँ बेटा ये 5 कहाँ कटे। फिर 5 नंबर का एनालिसिस किया जाता है कि यहाँ कटे, अगली बार बेटा इसका ध्यान रखना। जब आईटी की तैयारी करेगा ना बच्चा, यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आएंगे और क्वेश्चन ये होगा कि 80 कहाँ कटे। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम। 20 नंबर भी आते हैं। मैंने खुद जब आईटी की प्रिपरेशन करी थी और मैंने जब लास्ट में खूब अच्छी खाली तैयारी कर ली थी और एकदम एंड में एक ओपन टेस्ट दिया था, तो मेरे 12% मार्क्स आए थे उसमें। इतना टफ पेपर था, क्योंकि आईटी की प्रिपरेशन बड़ी इस तरह की होती है कि कई बार जो पेपर सेटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ऊपर चली जाती है। यानी कि कई बार पेपर सेटर बहुत टफ बना देते हैं पेपर्स को, तो मार्क्स कम आ जाते हैं। तो आई एम कमिंग हियर, मारियो पे आ रहा हूँ वापस। तो जैसे ही हमारा बच्चा पहली क्लास में जाएगा बहुत हैप्पी होगा, लेकिन जब वो पहली बार कोई कॉन्सेप्ट समझेगा और उसको अप्लाई करेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स के सवालों में, तो उसको दिखेगा यार 10 में से 2 ही आए मेरे को, 2 8 तो आए ही नहीं। मारियो जो होता है ना, ऐसे दौड़ता रहता है एकदम आगे सीधा करके, टचक टचक करके, और एकदम से फायर बॉल आती है, फायर बॉल उसको टच करती है। वो जो प्लेयर होता है ना, उसका काम होता है फायर बॉल से बचाना, कभी नीचे होके, कभी ऊपर होके, कभी खुदक खुदक के, लेकिन बीच बीच में फायर बॉल टच कर जाती है। वो फायर बॉल टच करेगी डिप्रेशन के बच्चे को। उसको लगेगा यार 10 सवाल में से मेरे को 2 ही आए, वहाँ तो 9 आ जाते थे मेरे को स्कूल में, तो 2 सवाल आए और 8 तो आए नहीं मेरे को। एकदम से डाउन हो जाएगा बच्चे का एंथू, और एकदम से वो उस टाइम पर माँ बाप की उसको जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पर टीचर्स की उसको जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पर उसको खुद की जरूरत पड़ेगी।
ही और शी हैज़ टू रिकलेक्ट। यारे ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरे को 2 प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं क्लास में ध्यान से सुनूंगा तो धीरे धीरे मुझे 3, 4, 5, 6, 7 आने लगेगी। वो पहला झटका लगेगा। पहले वीक के अंदर बच्चे को आइडिया लगने लगेगा कि भाई वो जो वहाँ मन से जो बातें बोली थी वो बिल्कुल सच थी। यहाँ पर 40% लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे को आइडिया लगने लगेगा और 100% होमवर्क करना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब तारे तोड़ लाने जैसा होता है। हमारे जो टॉपर थे ना, जिसकी रैंक 2 आई थी, शुभम है ना, शुभम क्या है, शुभम और निशित, रैंक 2, रैंक 5, लास्ट ईयर रैंक्स आई थी, अंडर 100 में खूब सारे रैंक्स थी। उन टॉपर्स का होमवर्क भी 90% टाइप का ही कंप्लीट हो पाता है। कई बार जैसे इनके बाद में इंटरव्यू लिए गए थे, शुभम, निशित वगैरह, उत्कर्ष जिसकी 17 रैंक आई थी, इनके बाद में इंटरव्यू लिए गए थे, तो ये लोग ये कहते थे कि सर ये रेजोनेंस का जो मटेरियल है ये पूरा करते करते पूरा दिन गुजर जाता था, एक्स्ट्रा किताबें करने का टाइम ही नहीं मिलता था। यानी कि बच्चे को अपने आप फील होने लगेगा कि मेरा होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो दूसरी फायर बॉल होगी, और एक सबसे बड़ी फायर बॉल आएगी जब उसका टेस्ट होगा। टेस्ट के दिन हर माँ बाप को अपने बच्चे से एक बार बात जरूर करनी चाहिए, मार्क्स नहीं पूछने चाहिए, बस खाली ऐसे ही टच करने के लिहाज से कि भाई कैसे हो, सब ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आधा 1 घंटा थोड़ा आराम कर लो और पेपर को एनालाइज कर लो। रिस्पेक्टेड आरकेवी सर हमारे बीच में आ चुके हैं। लेट्स वेलकम आरकेवी सर। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो गेम, मारियो गेम। हमारे बच्चे का IIT की तैयारी का जो जीवन चक्र है वो उसी वीडियो गेम की तरह चलने वाला है। कभी वो छोटा सा हो जाएगा डिप्रेशन की वजह से, कभी वो बहुत हैप्पी हो जाएगा, कभी मान लो 70% मार्क्स आ गए तो बड़ा मारियो हो जाएगा, मोटा, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेगा मोटा होकर, फिर एक फायर बॉल आएगी, टच करेगी और एकदम से छोटा हो जाएगा। अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, and regular ups and downs, continuous ups and downs, and large quantity of ups and downs are part of JEE preparation. लेकिन जो उन ups and downs को झेल करके आगे निकलता है वो वास्तव में विनर होता है। तो एक ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। And one more thing, there is no retake. मारियो गेम में तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार चल ठीक है, मारियो जो है वो एकदम छोटा सा हो गया, दोबारा स्टार्ट करते हैं, यार अच्छा नहीं लगेगा, दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 2 महीने गुजर जाएंगे, 2 महीने गुजरने के बाद ऐसे नहीं बोल सकते चलो वापस 0 से स्टार्ट करते हैं, हो गया जो हो गया, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा JEE प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मैं हर बार बोलता हूँ JEE एग्जाम इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हो सकता है इस पंडाल में कई सारे IITians बैठे हों, हम सब IITians जो इस मंच पर खड़े हैं, बैठे हैं, हम सब जानते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं कि IIT एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट तो कतई नहीं है। उसके अंदर एक डिफरेंट टेस्ट है। यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स रेगुलरली, यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्यूरियस, दैट्स इट। रेगुलर रहो, आप रोज़ का काम रोज़ करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अंडर 500 में आ गए, आपका सारा काम होगा। डोंट रन बिहाइंड मार्क्स, मार्क्स के पीछे मत भागो, आप भागो लर्निंग के पीछे, मार्क्स तो पीछे पीछे अपने आप आएंगे। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान आपको IIT के एग्ज़ाम के टाइम रखना है। उसके अलावा एक वो सर ने भी एक बात बोली थी, मैं उसको थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट में लेकर के बोलता हूँ। हम सब सुनते हैं भी थोड़े दिनों बाद रामदेव जी भी हमारे एक संस्थान में आने वाले हैं और यहाँ कोटा में वो एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं। वी नो अबाउट अनुलोम विलोम, कपालभाति, जिसमें हम सांस लेते हैं, फिर थोड़ा रोकते हैं और फिर निकालते हैं। हमारा बच्चा जो लर्निंग का अनुलोम करेगा ना, उसका विलोम करने में 2.5 साल का डिफरेंस है। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि जो आज वो बच्चा सीखेगा, अंदर लेगा, उसको प्रोड्यूस करना है उसको 2.5 साल बाद। यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट एक तरह से बना देती है, वो है रिटेंशन। उस रिटेंशन के लिए मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा, जिससे हो सकता है आपको थोड़ी मदद मिले कि ज़्यादा रिटेन कैसे किया जाता है। यानी कि आप सांस लोगे आज और छोड़ोगे 2.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब आपका एडवांस का एग्ज़ाम होगा। रिटेन करना, आप याद करिए, आपको कोई चीज़ अगर बताई जाती है आज, तो आपको कितनी देर तक रिटेन लेती हो।
और हमको इन बच्चों को कितने सालों तक उनको रिटेन कराना पड़ेगा, कितने लंबे समय तक उसको याद रखना पड़ेगा। वी हैव सम टूल्स। थोड़ा सा मैं रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल के बारे में बताता हूँ और उसी के साथ साथ मैं उन टूल्स के बारे में बताऊँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देयर आर 4 important pillars of our study material. The most important pillar is DPP, Daily Practice Problem Sheet. वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो बात अभी मैं बोल रहा था रिटेंशन, DPP की फुल फॉर्म होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और एस लगा देते हैं उसके पीछे तो शीट। दिस वॉज इन्वेंटेड बाय रेस्पेक्टेड वीके बंसल सर, यानी जो कोटा का कोचिंग सिस्टम है उसमें उसको डालने वाले बंसल सर थे। बंसल क्लासेस के आपने उनका नाम डेफिनेटली सुन रखा होगा। बंसल क्लासेस जिन्होंने खोला था, उन्होंने कोटा के कोचिंग सिस्टम में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। DPP में क्या होता है कि हम एक बच्चे को हर सप्ताह में 3 से 4 DPPs देते हैं और उसमें 10 से 20 प्रॉब्लम्स होती है। कुछ DPPs में 10 होती है, कुछ में 20 होती है। देयर आर 10 to 20 प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टूडेंट एक पूरे लाइफ टाइम में, यानी 2 साल के पूरे लाइफ टाइम में 30 चैप्टर्स के आसपास पढ़ता है फिजिक्स के, 30 के आसपास पढ़ता है केमिस्ट्री के, 30 मैथ्स के पढ़ता है। तो जब वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है तो फर्स्ट चैप्टर उसको बढ़िया याद रहता है, सब एकदम तरोताज़ा रहता है। लेकिन जब वो 5th चैप्टर पढ़ रहा होता है तो धीरे धीरे फर्स्ट भूलने लगता है और बच्चे के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बार बार फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करता रहे, सेकेंड को रिवाइज करता रहे, थर्ड को रिवाइज करता रहे, क्योंकि वो 5th चैप्टर जो है वो अपने आप में इतना एंगेज रखता है कि उसका दिन पूरा गुजर जाता है। तो जब उसका 5th नंबर का चैप्टर चल रहा होता है तो DPP जो होता है वो बच्चे को घर से करके लाना होता है। टीचर ऑलरेडी बता देते हैं कि इस नंबर का DPP कल की क्लास में डिस्कस होगा। लेट्स से 17th नंबर का DPP कल की क्लास में डिस्कस होगा, मैंने बच्चों को बोला। अब बच्चा घर जाएगा, घर जाने के बाद अपने नोट्स रिवाइज करेगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊंगा अभी, और फिर वो DPP अटेम्प्ट करेगा। तो जब वो 5th नंबर का चैप्टर पढ़ रहा है तो फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन उसको दिखाई देगा अचानक से, सेकंड का भी दिख जाएगा, थर्ड का भी दिख जाएगा, फोर्थ का भी दिख जाएगा, यानी कि क्यूमुलेटिवली उसको क्वेश्चंस दिखेंगे। और जैसे ही वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा या तो उसको आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार फर्स्ट चैप्टर आज भी याद है मेरे को, या फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा इंडिकेट्स दैट यू हैव टू रिवाइज इट, नॉट कंप्लीटली, ओनली दैट पार्ट, ओनली दैट स्मॉल पार्ट जिसकी वजह से क्वेश्चन रुका हुआ है। रिवाइज इट अगेन, ट्राई, फिर हो सकता है आ जाए। नहीं आया मान लो, अगले दिन वो DPP क्लास में डिस्कस होता है। हम लोग उसको ऐसे डिस्कस करते हैं, भाई क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस को डाउट है। मान लीजिए 50% बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, हम डाउट इमीडिएटली बता देते हैं। कई बार हमको लगता है कि यार 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है और बहुत सारे बच्चों को, 50 बच्चों को मान लो क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग कहते हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प करके ट्राई कर लो, फिर भी डाउट हो तो मेरे से बात पूछ लो। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ बच्चों को डाउट्स होता तो क्लास में डिस्कस किया जाता। कई बार हम 3-4 बच्चों वाले क्वेश्चंस को भी क्लास में बता देते हैं। हमको लगता है कि यार ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक थी तो बता देना चाहिए, क्योंकि 3-4 बच्चे हो सकता है कि उस डाउट को पूछें और कोई दूसरा उसको क्लियर ना कर पाए। तो वो 5 टॉपिक लगातार उसको एक DPP के थ्रू रिवाइज होते हैं। जब बच्चा 25th नंबर का चैप्टर पढ़ रहा होगा तो उसको वहाँ पे 10 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे पिछले टॉपिक्स के। हर DPP अपने आप में एक सेल्फ टेस्ट होता है, तो वो उस तरह से लगातार पूरे सिलेबस के टच में रहता है। आप चाहे 25th चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन अचानक से 17 चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा, 5th का आ जाएगा, 3rd का आ जाएगा, 7th का आ जाएगा, आपको उसको करना पड़ेगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा, और इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू विल रिमेंबर। ये होता है DPP। और DPPs में आपको बता दूं, लगभग 70 से 80 DPPs फिजिक्स के होंगे, लगभग इतने ही DPPs मैथ्स के, लगभग इतने ही केमिस्ट्री के होंगे, थोड़े तो 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इतने DPPs 11th क्लास में बच्चे को करने पड़ते हैं, इतने ही 12th में करने पड़ते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टूल इज अवर शीट्स। शीट के साथ साथ मैं कुछ और भी बातें इसमें बोल दूंगा। जैसे हमारी जो शीट्स होती है उसमें जो एक्सरसाइज होती है, देयर आर 4 एक्सरसाइजेज। एक एक्सरसाइज होती है
एक्सरसाइज 1, जो स्पेशली इस उद्देश्य से बनाई जाती है कि कोई भी स्टूडेंट जब कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ता है तो उसको अप्लाई करे बिना डरे। छोटे छोटे क्वेश्चंस, जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 में होते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे स्मॉल, जैसे मान लीजिए मैंने कोई फोर्स का फॉर्मूला बताया, कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन होगा Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, R दे दिया, फोर्स बताओ, ताकि बच्चों को फॉर्मूला याद हो। अच्छा, एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन होते हैं कैटेगराइज होते हैं, जैसे वो पार्ट 1 में ए सेक्शन होगा, बी सेक्शन होगा, सी सेक्शन होगा। तो पहला सेक्शन एक टॉपिक का होगा, दूसरा एक दूसरे सब टॉपिक का होगा, तीसरा तीसरे सब टॉपिक का होगा, ताकि बच्चे को क्लियर रहे यार इस टॉपिक में इसी फॉर्मूले के क्वेश्चन है, इस टॉपिक में इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 का सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्टिव होता है, जो जेई मेन का पैटर्न होता है, एंड द थर्ड पार्ट विच इज मैथमेटिकल। देन कम्स एक्सरसाइज 2. Exercise 2 is specially dedicated for JEE Advanced. Welcome Shishir Mittal sir. It is specially dedicated for JEE Advanced. उसमें आपको 4 एक्सरसाइज मिलेगी। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो इंटीजर्स वाला होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड वाला पार्ट इंटीजर्स का सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड वाला पार्ट मल्टीपल चॉइस मोर देन वन ऑप्शन वाला होता है, और फोर्थ वाला पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन। ये पूरा दिस एंटायरली कवर्स द जेईई एडवांस पैटर्न। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 1? तो मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से हायर लेवल के होते हैं, 1 के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। देन कम्स एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में हम लोग पिछले 10 सालों के मेंस के सवाल रखते हैं, दूसरे पार्ट में पिछले 10 सालों के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस रखते हैं, ताकि बच्चे को पता चले कि इस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, किस टाइप के जेईई मेंस में आते हैं। ये 3 एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने बोला था 4 एक्सरसाइज होती है। एक चौथी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम होता है HLP, हाई लेवल प्रॉब्लम्स। उसको कई बार हम ALP भी बोल देते हैं, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। वो एक्सरसाइज हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो हमने शीट में इसलिए रख रखी है क्योंकि कई बार कुछ बच्चे जल्दी से काम कर लेते हैं और जल्दी से काम करके फ्री हो जाते हैं और इधर उधर की बुक्स ढूंढने लगते हैं। देखिए, बुक्स में क्या होता है, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेजोनेंस का जो सिस्टम है उसने ऑलरेडी सारी बुक्स का एनालिसिस कर लिया। जितनी बुक्स अवेलेबल है, मान लीजिए फिजिक्स की, हमने लगभग सब बुक्स को देख लिया, हमारा खुद का एक्सपीरियंस उसमें डाल दिया। रेजोनेंस का जो लर्निंग है कि बच्चों को किससे ज़्यादा बातें समझ में आती है, सब डाल करके हमने ऑलरेडी शीट बना रखी है। इसका मतलब बुक्स खरीदने की बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जैसे उसने एक बुक करी, मान लीजिए उसने उसमें 20 क्वेश्चन किए, पता चला केवल 2 क्वेश्चन नए मिले, 18 क्वेश्चन तो ऑलरेडी वो थे जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी कवर्ड थे। तो कई बार क्या होता है, बुक्स में टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको एक बात और बता दो, आप कोटा में आए हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ है, मान लीजिए आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं आपको बुक्स की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि भाई ये बुक तो IIT के लिए खरीदनी ही होती है। ऐसी कोई लिस्ट आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू बाई एनी बुक। कुछ 1-2 फंडामेंटल बुक मैं आपको बताऊँगा, वो आप ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन जो रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल है वो खुद 50 बुक्स के बराबर है। आप 50 बुक्स को टटोलोगे, खंगालोगे और उनका अगर आप पूरा का पूरा निचोड़ निकालोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि वे थ्योरी के लिए क्या करें, रेजोनेंस के जो शीट है उसके आगे के हिस्से में थ्योरी भी है, यानी आपको थ्योरी पढ़ने के लिए भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ है। बुक्स के नाम पर आपको 2-3 बुक्स खरीदनी है, जिसमें से एक बहुत ही सिंपल फंडामेंटल बुक है HC वर्मा। उसके दोनों पार्ट आप खरीद लें, एक 12th में काम आएगा, एक 11th में काम आएगा, लेकिन अभी खरीद सकते हैं। द सेकेंड इज NCERT की बुक आप जरूर रखें अपने पास, और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तो एक बुक आती है IE इरोडो, वो आप ले लें, वो हो सकता है आगे आपको ज़रूरत पड़े। और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बुक आती है देव मुखर्जी। इसके अलावा अच्छा, वो देव मुखर्जी ज़्यादा मेरे ख्याल से 100 रुपये के आसपास की किताब होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं होगी। मैंने तो बहुत पहले 70 रुपये में खरीदी थी।
तो अभी उसकी रेट ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी, छोटी सी किताब है। एच.सी. वर्मा मेरे को लगता है 500-600 रुपये में दोनों पार्ट आ जाने चाहिए, और एन.सी.ई.आर.टी. तो खैर वो सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलती ही है, तो नो नीड टू इन्वेस्ट ऑन बुक्स। आप जब किताब लेने जाओगे शॉप्स में जाओगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी मोटी मोटी पोथियाँ आपको दिखाई देगी IIT JEE, वो बहुत अट्रैक्ट करेंगी, बट आपको उनको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बुक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, बाकी अगर आप खरीदते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो हमारा जो शीट है वो सब चीज़ों को कवर करता है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर आता है हमारे नोट्स। यहाँ पर मैं कुछ 2-3 बातें बताऊंगा। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कैसे उसको रिटेन किया जाए। जो हमारे लेक्चर नोट्स होते हैं वो बहुत फास्ट वे में लिखाए जाते हैं, यानी कि क्लास में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि बच्चा 2-3 कलर के पेन यूज़ करे। कई बार मैं देखता हूँ स्पेशली गर्ल्स जो आगे बैठे रहती है वो 4-5 कलर के पेन लेके आती है। हाथ में ऐसा पुलंदा होता है 5-6 तरह के कलर्स के पेन का। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ नाउ राइट डाउन द इम्पोर्टेंट नोट, तो सबसे पहले वो अपना मनपसंद का कलर निकालती है हरा, या किसी का पिंक होता है तो वो सबसे पहले उसको हरे कलर से लिखती है, फिर उसके अंडरलाइन करती है पिंक कलर से, फिर उसके बाद ब्लू कलर से लिखती है, बीच बीच में थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ग्रे, और पता नहीं कौन कौन से कलर्स उनके पास होते हैं। बच्चों, हमारा आधा दिमाग तो कलर मैनेजमेंट में निकल जाएगा, हमारा टाइम निकल जाएगा। हमको वहाँ पर एक एक बात को समझना होता है, एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है क्लास का। देयर इज नो रफ नो फेयर कॉन्सेप्ट। दूसरा बच्चा वो होता है जो सोचता है मैं घर जा करके नोट करूँगा दोबारा, अभी तो मैं रफ में नोट कर लेता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी नोट कर लेता हूँ। स्कूल की तरह नहीं है बच्चों यहाँ पर कि पूरे 40 मिनट में आधा पेज भरा। यहाँ पर 90 मिनट के अंदर कई बार आप 15-15, 20-20 पेज भर के जाओगे। तो अगर आपने घर जाकर उसको फेयर करना स्टार्ट कर दिया तो बिलीव मी, आप अपने लिए नहीं अपने छोटे भाई बहनों के लिए नोट्स बना रहे हो। इसलिए अपनी हैंड राइटिंग जैसी भी है ना, भगवान ने जैसी दे दी, उसी से एक ही बार में क्लास में नोट्स बनाने। देयर इज नो रफ नो फेयर कॉन्सेप्ट। इफ यू रियली लाइक कलर्स देन हैव ओनली 2 कलर्स इन योर लाइफ, ब्लू एंड रेड। ब्लू जिससे आप नॉर्मल बातें लिखते हो, रेड जिससे आप कोई हाईलाइटेड बात लिखना चाहते हो, या अगर ब्लैक लेना चाहते हो तो ब्लैक ले दो, बट ओनली 2 कलर्स, ताकि आपको ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करना पड़े। उसके बाद आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक हाइलाइटर आता है, वो हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट कर दिया और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है मुझे रिवाइज करनी चाहिए, तो हाईलाइट करिए उसको। हर क्लास में आपको 10 से 15 ऐसी बातें मिलने वाली हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, मतलब। और ऐसा नहीं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = c², टिपिकल कॉन्सेप्ट, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमीस्फीयर, हाउ टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हो सकता है कोई टिपिकल प्रॉब्लम हो जिसके अंदर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना पड़ रहा हो, हाईली डेंस कॉन्सेप्ट जिसको आपको याद करना भी जरूरी है, छोड़ नहीं सकते, इसलिए उसको हाईलाइट करना भी जरूरी है। नोट्स हमारे सबसे कह सकते हो कि टीचर के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। बहुत मेहनत करके नोट्स लिखाए जाते हैं। एक बात और बता दूँ, चाहे बच्चा किसी भी बैच में पढ़ रहा हो, वो फर्स्ट बैच से लेकर के एंड बैच, जो भी बैच वो पढ़ रहा है, हर बैच में एक जैसी थ्योरी पढ़ाई जाती है, एक जैसे एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं। जो बच्चे जल्दी काम कंप्लीट कर लेते हैं उनको HLP डिस्कस कर लिया जाता है, और जल्दी काम कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ बुक्स डिस्कस कर ली जाती हैं, और जल्दी कर लेते हैं तो उसके बाद चलो तुम बहुत ज़्यादा ही तेज हो, 2-4 टेस्ट और दे दो। ये डिफरेंस होता है बस, बाकी सबको पढ़ाया एक जैसा जाता है। तो जैसे ही बच्चा घर जाएगा, अब मैं बता रहा हूँ रिटेन करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले नोट्स को रिवाइज करेगा, और रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाएगा। मैंने कहा था आपको कुछ चीज़ें नोट करिए, तो उसमें ये चीज़ भी नोट करिए, शॉर्ट नोट्स। रेगुलरली मेक शॉर्ट नोट्स। अभी जो बच्चे नन्हे मुन्ने अभी खाली रजिस्टर खरीद के लाए होंगे, मेरे ख्याल से आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 रजिस्टर दिलाए होंगे, 10 दिलाए होंगे। आप 2 साल के एंड में देखिएगा, फिजिक्स के 20 रजिस्टर होंगे इसके पास। फिजिक्स के 20 बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी होंगे इतने सारे, मैथ्स के भी होंगे इतने सारे। और आज से 2 साल बाद जब ये IIT JEE एडवांस एग्ज़ाम देने वाला होगा, उस टाइम पर इसके पास इतने सारे रजिस्टर होंगे कि ये आराम से उनको अपने ऊपर डाल करके सो सकता है। उस समय वो शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, क्योंकि अगर मान लो इसको कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ याद करनी है, चैप्टर नंबर 2 में थी
अब चैप्टर नंबर 2 के लिए सबसे पहले तो भाई साहब एक गोता मारेंगे, उसमें रजिस्टर में जाके रजिस्टर निकाल के लाएंगे, ओह ये तो चैप्टर नंबर 3 का आ गया, फिर वो वापस उसको डालेंगे, फिर गोता मारेंगे, फिर कुछ निकाल के लाएंगे, आधा घंटा तो उसमें वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर इसके पास शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल है, तो इनको मालूम है गोता कहाँ मारना है, जैसे ही अपना हाथ डालेंगे उस पर्टिकुलर नोट्स की बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, वो नोट्स की बुक आगे आएगी, उसमें पता है सीक्वेंशियल लिखा हुआ है चैप्टर 2 चैप्टर 3, नोट्स होने चाहिए शॉर्ट नोट्स 2 पेज के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट। तो फटाक से आपका काम होगा, यू विल सेव योर टाइम। इंडेक्सिंग जरूरी है, जैसे आप नोट्स की कॉपी बना रहे हैं, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 1 में भी आगे आगे का जो पेज है उसमें इंडेक्सिंग होनी चाहिए कि मैंने ये वाला सब कॉपी कहाँ किया था, कौन सी एक्सरसाइज के सोल्यूशन कौन से पेज पे अवेलेबल है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कुछ न कुछ ढूंढने में गुजारते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा गुजारते हैं। वो वाले नोट्स कहाँ लिखे थे, वो वाला क्वेश्चन कौन से पेज पे क्या था, जब आपके पास 50-60 की संख्या में रजिस्टर होंगे और आपको अचानक से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना होगा, कैसे ढूंढोगे? तो यू नीड ए प्रॉपर इंडेक्सिंग टू सेव योर टाइम। आप हर बच्चा अपने कमरे में एक कार्डबोर्ड लगा के रखेगा, उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स का पेज लगाएगा। जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 10 चल रहा है तो चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट नोट्स लगा दिए, और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट नोट्स को बीच बीच में रिवाइज करता रहेगा, वापस हटा लेगा, थोड़े दिनों बाद फिर 4 के लगाएगा। जब भी उसको लगेगा कि ये चैप्टर वीक पढ़ रहा है, शॉर्ट नोट सामने होने चाहिए, रिवाइज करो, उसको वापस हटा दो। नोटबुक बनाने के बजाय फाइल बनाइए जिसमें बीच बीच में पंच करके आप पेपर्स को लगा सकते हो। दी फोर्थ टूल इज पेपर, इसके बारे में एजेल सर ने आपको बता दिया। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जितनी देर में आप पेपर देते हो, जितना समय आप पेपर में खर्च करते हो, एग्जैक्टली सेम समय घर आकर उसको एनालाइज करने में खर्च करिए। हमारे 30% मार्क्स आते हैं, 40 आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं, कितने भी आते हैं, बट देयर इज ऑलवेज ए स्कोप। पेपर में उन क्वेश्चंस पे स्टार जरूर लगाइएगा जो आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, मुझे आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद रिवाइज करने चाहिए, स्टार लगाइए। हर पेपर का एक पूरा का पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनाइए कि हाउ मेनी सिली मिस्टेक्स आई हैव डन, मैंने कितनी गलतियां करी, मैंने कौन सी गलती करी, कौन से फॉर्मूले के ना आने से क्वेश्चन गलत हुआ। हर चीज़ प्लान करनी पड़ेगी ताकि अगले पेपर में उस गलती को सुधारा जा सके। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टूल हैं, और थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बोलूँगा 1-2 मिनट। हम लोग 11th में वही टॉपिक्स लेते हैं जो NCERT के सिलेबस में भी 11th में है, और ज़्यादातर उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। बट हमारा जो पहला टॉपिक फिजिक्स में होता है, जो हम पढ़ाते हैं 11th के बच्चों को यहाँ पर अभी आते ही, वो होता है मैथमेटिकल टूल्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। यानी कि अगले 2-3 सप्ताह तक बच्चों की 2 मैथ्स चलेगी और 1 केमिस्ट्री चलेगी। 2 मैथ्स कैसे? मैथ्स वाले तो मैथ्स पढ़ाएंगे ही, फिजिक्स वाले भी मैथ्स पढ़ाएंगे। तो 2-3 सप्ताह तक हम मैथ्स पढ़ाएंगे, हम वो वाली मैथ्स पढ़ाएंगे जो मैथ्स वाले भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन हमको बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इसलिए पहले कुछ दिनों आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, और उसके बाद स्टार्ट होगी मैकेनिक्स, जिसमें आपको सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद रिलेटिव पढ़ाया जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ से पूरी मैकेनिक्स स्टार्ट होगी। तो पहले कुछ दिनों तो आप मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल की जो शीट है ना बच्चों, वो हमारी जो नॉर्मल पैटर्न है उससे थोड़ी अलग है। जैसे मैंने पैटर्न बताया था ना आपको, 3 मेन एक्सरसाइज, 1 HLP, आगे नोट्स। मैथमेटिकल टूल की शीट में ऐसे पूरा उस तरह का पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द वे शीट है, जनरल नॉलेज के हिसाब से शीट है। बाकी सब शीट में वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें कंप्लीट हो गई। डाउट क्लासेस के बारे में मैंने शुरुआत में बोल ही दिया। डाउट क्लासेस आपके लिए सपोर्ट है, बट उसको हैबिट नहीं बनाना, इस तरह से नहीं करना। कई बार बच्चे बोरिया बिस्तर लेके डाउट क्लास में पहुंच जाते हैं, टिफिन विफिन लेके। एक सवाल अटेम्प्ट किया, नहीं आया, फटाक से डाउट क्लास में पूछा नहीं आया, फटाक से डाउट क्लास में पूछा, वहीं खड़े हो जाते हैं कि सर आप बताते रहो, मैं ट्राई करता रहूँगा। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। यदि आप डाउट क्लास की अपनी आदत इतनी बुरी डाल लोगे तो फिर आप अपना नेचुरली कब करोगे? इसलिए सबसे पहले खुद मेहनत करो, अपने डाउट्स इकट्ठे करो, और 2
ये आप 3 दिन में एक बार डाउट क्लास में जाकर उनको क्लियर करके आओ। और क्लियर करने में भी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टीचर को बोला सर ये पूरी प्रॉब्लम बता दो। अच्छा बच्चा वो होता है, आगे बढ़ने की निशानी वो होती है कि बच्चे ने पूरी प्रॉब्लम कर ली अपने हिसाब से और वो वहाँ देख नोट करेगा, टीचर को जाके बस ये दिखाएगा कि सर बता दो मेरे को कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरे से, मैं कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूँ। ये गलत बात है कि आप बता दो पूरा ही। कुछ बच्चे तो ऐसे भी डाउट क्लास में आते हैं पूरा ही चैप्टर पढ़ा दो, तो वो बच्चा वो स्टूडेंट होता है जो क्लास में इस माइंड सेट से बैठता है कि यार यहाँ तो मैं देख लेता हूँ, बाकी बाद में डाउट क्लास में क्लियर कर लूँगा। डाउट क्लासेस एक हेल्प की तरह होनी चाहिए, हेल्प लाइन। डाउट क्लासेस लाइफ लाइन नहीं होनी चाहिए कि वो लाइफ लाइन ही होगी अपने कि यार इसके बिना तो अपन जी नहीं पा रहे हैं। आईआईटी के बारे में भी अच्छा एजीएल सर ने अभी छुट्टियों के बारे में बताया था, मैं कई गार्जियंस के चेहरे देख रहा था, वो तनाव में आ गए थे कि यार ये तो बच्चों को 2 ही बार छुट्टियाँ देंगे। एक बार दिवाली में बताया था और एक बार होली में बताया था। मैं और बता देता हूँ 2 छुट्टियाँ और हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। तो अब देखिए टारगेट इतना बड़ा है तो मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तपिश आपको आइडिया दे रही होगी कि इनको कितना तपना पड़ेगा और उम्मीद है कि आप इस तपिश को अभी और एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता दूँ, आईआईटी में बहुत छुट्टियाँ होती हैं और आपका जो लाडला और लाडली है यदि वो आईआईटी में सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाएंगे तो आईआईटी में गर्मी की छुट्टियाँ होती है 2.5 महीने की, सर्दी की छुट्टियाँ होती है 1 महीने की और 5 डेज वर्किंग होता है, यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी। तो जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका लाडला लाडली आईआईटी दिल्ली में ही है, तो हर फ्राइडे की नाइट को वो आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है और आप मन चाहा भोजन उसको खिला सकते हैं, ठीक है। और गर्मी की छुट्टियों में तो आप ऐसे परेशान हो जाओगे इनके मारे, बच्चों के मारे। ये जब आईआईटी से आएंगे तो एक तो क्या है कि इनका माइंडसेट बदल चुका होगा, थोड़ा थोड़ा आईआईटीएन बन चुके होंगे और घर पे आएंगे और घर पे आने के बाद 2.5 महीने इनको बांध के रखना बहुत मुश्किल होगा कि इसको रोके कैसे। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर है और उनकी बेटी भी डॉक्टर बन गई, वो एएफएमसी में है। तो मुझे एक दिन ऐसे ही बता रहे थे, हमारी चर्चा हो रही थी, तो उनकी बेटी अभी छुट्टियों में आएगी, पहला ही साल उसने कंप्लीट किया है वहाँ पे, क्योंकि यार इसका मन ही नहीं लगता है यहाँ पे। यार उसने अपने मम्मी पापा, वो दोनों डॉक्टर है मम्मी पापा, तो पूछती है अपने मम्मी पापा से कि आप अपना टाइम कैसे पास करते हो यहाँ पे। मतलब उसको घर पे जो 2.5 महीने हैं वो इतने बोरिंग लग रहे हैं, वो जो लाइफ है ना कॉलेज वाली वो इतनी अच्छी लगने लगती है, वहाँ पर इतना कुछ होता है करने को, तो बच्चे को अपने घर पे ही मन नहीं लगता। तो खैर खूब छुट्टियाँ होंगी और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे आज इस पंडाल में आए हैं, अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और एक दिन सक्सेसफुल आईआईटीएन बनकर आपका और हमारा सबका नाम करेंगे, सोसाइटी के लिए जेम बनेंगे। दे विल डेफिनेटली रिटर्न टू द सोसाइटी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हम लोगों की जो ऑफिस हैं 6th फ्लोर पे हैं और कभी भी किसी बच्चे को कोई भी तरह की तकलीफ होती है हम लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं, जस्ट ए क्लिक अवे। आप मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको बस वहाँ आना है, अपनी समस्या बतानी है, डेफिनेटली सॉल्व होगी। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप बात पहुंचा सकते हैं। वो चैनल भी कई बार आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। समस्या किस इंटेंसिटी के उस हिसाब से उसका जवाब आपको मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाली समस्या होगी तो उसका भी निदान हार्डली 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Now I would like to invite respected Sushil Mittal sir. He's a graduate from IIT Bombay and heading chemistry department here. Sir. धूप में इस अच्छी गर्मी में आप बैठे हुए हैं। सच तो यह है कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, आपका कोर्स शुरू होने की कगार पर है एंड यू कैन लिटरली फील द हीट। जो गर्मी है ये कहीं ना कहीं पोल्यूट है इस बात की कि आगे मौसम कैसा होने वाला है। बच्चों को तो खैर आदत पड़ जाएगी, पर पेरेंट्स के लिए भी शायद मुझे याद नहीं आता या मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मौका रहा होगा जब इतनी लेक्चरबाजी आपने सुबह सुबह धूप में तपते हुए बैठ कर सुनी होगी। और मैंने सुना था कि बच्चे के लिए माता पिता कई कष्ट सहते हैं, उन कष्टों में से भी इस कष्ट को जोड़ लीजिए। और आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो ये अर्ध विराम है, हमारे 4 वक्ता हैं, 2 वक्ता बोल चुके हैं और तीसरा मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी तक आपको एक जिम सर्विसेज से बताया कि रेजिडेंट्स के पास कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से
आप अपना विकास कर सकते हैं और आईटी में सेलेक्ट हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। What business has to offer is okay, great, लेकिन महत्व तो इस बात का भी है कि हमारे जो संसाधन हैं, केमिस्ट्री को पढ़ने करते हैं, फिलॉसफी कैसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और शुरुआत में सबसे पहले जेनरिक और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको करना होगा। ऐसे पेरेंट थोड़ा बहुत रोल आपका भी रहेगा, और मेन दायित्व तो विद्यार्थी का रहेगा। विद्यार्थी को मुख्यतः क्या करना चाहिए कि वो हमारे इस तंत्र का अधिक से अधिक मैक्सिमम लाभ ले पाए। तो इनफैक्ट आप चाहें तो कह भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, 10 crucial steps to ensure the guaranteed selection in IIT। और के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि विद्यार्थी IIT में सेलेक्ट हो जाए, क्या ऐसा करें कि निश्चित हो ही जाए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और अगर आपके पास कागज पेन है तो लिख लीजिए, और नहीं तो कम से कम मन में लिख लीजिए। एटलीस्ट ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। बच्चे आप ध्यान से सुन लें, और पेरेंट्स आपके लिए भी एक सजेशन है। शुरू में जब बच्चे कोटा में रहते हैं तो बहुत लंबी बातचीत पेरेंट्स की घर से होती है। बेटा क्या खाया, नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, स्वाभाविक है, धूप बहुत है, छाता लगा के जाना, टोपी पहन लेना। तो उसी तरीके से आप ये पॉइंट्स को जोड़ लीजिए जब आप ये इंक्वायरी करें। स्पेशली मम्मी से बात करें कि क्या खाया, क्या नहीं खाया, ठीक से सोए कि नहीं सोए, तो ये बहुत क्रूशियल प्रश्न है। इसके अलावा जितनी उसकी फिजिकल वेलबींग आवश्यक है, उतनी ही एकेडमिक वेलबींग के लिए भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। और कारण सहित भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये सब बड़ी लॉजिकल क्राउड है, तो क्यों इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा टाइटल सबसे पहले है, किस तरह से ढंग से पढ़ाई करी जाती है। हम तो ढंग से पढ़ाई करेंगे तभी हम अपने संसाधनों का फायदा ले पाएंगे। पहली बात यह है कि आपको कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ना होगा। विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुन लें। कई बार मैं देखता हूँ टीनेजर्स की आदत होती है कि वो कुर्सी मेज पर बैठते हैं, तो कुर्सी पर बैठकर 5, 7, 10 मिनट में उनकी कमर दुखने लग जाती है, उनको तकलीफ होने लगती है। उसके बाद फिर क्या होता है, अच्छा कई बार एक बहाना होता है कि भाई इतनी सारी किताबें हैं, टेबल तो छोटी सी है, मैं एक टेबल पर इतनी सारी किताबें कैसे फैला सकता हूँ। तो उन सारे मायाजाल को उठाकर बिस्तर पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद पहले 2-5 मिनट बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद लेट जाते हैं। बिस्तर होता है तो ठीक है, नहीं तो कई बार ज़मीन पर ही पसर जाते हैं। देखिए ये सब थोड़ी बहुत खुशफहमी के लिए अच्छा है। अगर आप पढ़ने का पाखंड कर रहे हैं तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया मायाजाल है कि आपने 10-15 किताबें खोल ली हैं। आप बताइए, ब्राह्मण तो है नहीं कि 10 दिनों से 10 किताबें एक साथ पढ़ लें। तो फिर 10 किताबें एक साथ खोलने का औचित्य क्या है। नहीं वो क्या एक लाइन हम एक किताब से पढ़ते हैं, फिर दूसरी लाइन दूसरी से, 30 लाइन तीसरी से। भैया ये सब गोली बनने के तरीके हैं। जब एक पुस्तक खोलते हैं मन नहीं लगता तो हम उसको बंद करके दूसरी खोल लेते हैं। अब वहाँ पे चाहिए ये होता है कि हम ध्यान से बैठकर उसके शब्दों का मनन करें, उसमें जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करके दिमाग में उतारें। वो हमसे हो नहीं रहा तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये किताब पढ़ लो, तीसरी खोल लेते हैं जी। कभी फिजिक्स पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते गणित पढ़ने लगते हैं। फिजिक्स की कभी बुक 1 तो कभी बुक 2 तो कभी बुक 3, कभी नोट्स, कभी एनसीईआरटी, कभी शीट तैयार कर दो। एक किताब काफ़ी है पढ़ने के लिए अगर मन लगाकर पढ़ी जाए तो ढंग से पहला संकल्प आपको लेना है, कुर्सी मेज पर बैठकर ढंग से पढ़ाई करने का अभ्यास होना चाहिए। और कम से कम कितने समय तक का अभ्यास होना चाहिए, ये समय हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये समय IIT JEE ने स्वयं निर्धारित किया हुआ है। 3 घंटे का वो एग्जाम लेते हैं। अब आप बताइए, जब आप IIT की परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या आप वो पेपर ज़मीन पर बैठकर बिस्तर पर लेट कर देंगी? ऐसा तो है नहीं। वहाँ कुर्सी मेज होगी, एयर कंडीशन कमरा होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। मोस्टली पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज या इस तरह की सेटअप होगा। कई बार तो खिड़की के आसपास है तो बिल्कुल मई जून की बढ़िया मस्त वाली धूप भी आपके ऊपर पड़ रही होगी 3 घंटा, और आपको न सिर्फ वो सब बर्दाश्त करना होगा बल्कि आराम से पूरी एकाग्रचित्त होकर अपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा जो IIT ने आपके सामने परोस दिए हैं। क्योंकि IIT JEE ने खुद 3 घंटा कुर्सी मेज पर बैठकर लगातार काम करने का चैलेंज आपके सामने रखा है। और JEE एडवांस में तो 3 घंटा नहीं है, पहले 3 घंटे का पेपर है, फिर एक ब्रेक है, फिर 3 घंटा फिर से है। तो एसेंशियली इट इज 6 आवर्स मे बी विद अ सिंगल ब्रेक। तो ये अभ्यास आपका होना चाहिए।
और ये मैं पहले बता दूं कि जब आप सबसे पहले अगर आपको पहले से अभ्यास है, जो कि बहुत कम विद्यार्थियों को होता है, अगर है तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं है और जब आप सबसे पहले बैठकर पढ़ेंगे तो 5, 7, 10 मिनट में आपका मन बिल्कुल छटपटाने लगेगा। आपको लगेगा कि यार कितने युग बीत गए इस कुर्सी पे पर बैठे हुए और कोई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सब फेंको फाको चुपचाप बिस्तर बैठे चैन से पढ़ते हैं, यार ये तो ठीक नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। आपको पानी पीने की इच्छा होगी, आप पानी के लिए उठेंगे, फिर 2 मिनट बाद आपको बिस्किट खाने की इच्छा होगी, आप बिस्किट खाने के लिए उठेंगे, फिर आप फिर पानी पिएंगे, फिर आप टॉयलेट जाएंगे। मुद्दे की बात है आपको बहाने चाहिए कुर्सी छोड़ने के लिए। ये सारी नौटंकी बंद कीजिए। किसी भी कार्यक्रम के कारण, किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको बहुत संकल्प पूर्वक बैठना होगा कि आप 3 घंटा ढंग से लगातार कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे। और सच तो ये है कि अगर आप घंटे भर से अधिक मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको बैठकर ही पढ़ना होगा, इसका कोई इलाज नहीं। तो अब क्या करें? शुरू में 2-4 दिन हो सकता है पढ़ाई में आपका मन न लगे, ये भी हो सकता है कि आपका मन विद्रोह करते। मेरी एक सलाह है, आप हठपूर्वक जिद से, क्योंकि आईआईटी के लिए जिद बड़ी आवश्यक है ना, तो आप जिद से उसी मेज पर बैठे। अरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, न लगे तो सिर्फ बैठे। बड़े बड़े क्या करेंगे? बैठे रहो यार, बैठे तो कम से कम, ये भी बड़ा अचीवमेंट है। होगा क्या? बैठे बैठे हो सकता है आपको लगे कि नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ा लेट जाएंगे मन ज़्यादा लगेगा, थोड़ा पंखे के नीचे चले जाएंगे मन ज़्यादा लगेगा। कुछ नहीं है, आप चुपचाप बैठ जाएंगे। 10, 15, 20, 25 मिनट बाद आपकी तबीयत सड़ जाएगी बैठे बैठे। फिर आपको लगेगा कि जब बैठे ही हैं तो यार पढ़ ही लेते हैं। आप फिर किताब खोलेंगे, फिर तबीयत सड़ जाएगी, फिर बंद कर देंगे। ये डैम्प ऑसिलेशन धीरे धीरे चलता रहेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा फाइनली। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रोते पीटते ही आपका मन लग जाएगा। 3-4 दिन मैक्सिमम चाहिए आपको इस अभ्यास को सिद्ध करने के लिए। और अगर आप बहुत ही सिंसियर और शानदार विद्यार्थी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 दिन के अंदर चकाचक हो जाए आपकी हालत, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको, बहुत रहस्य की बात बताता हूँ। कभी भी अगर आप जैसे एक कहावत होती है ना, जब जागो तभी सवेरा। कई बार होता है कि विद्यार्थी की पढ़ाई ट्रैक से उतर जाती है, तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद उनकी आत्मा जागरूक हो जाती है कि नहीं अब तो पढ़ना है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और चीख लेंगे जहाँ हाँ ठीक है। और फिर उनको कहावत भी याद आती है कि सुबह का फूला अगर शाम को भरा जाता है तो उसे फूला नहीं कहते। सच है, उसे फूला कहते नहीं है, आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि जो वक्त आपने बर्बाद किया है वो उसकी कीमत है, आपको उसकी कीमत कहीं ना कहीं भुगतनी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर 5-6 महीने में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अधूरे छूट गए हैं, तो अब आपके काम का लोड डबल हो गया है। आपको नए चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे और पुराने भी ठीक करने पड़ेंगे। उस दृष्टि से अगर आप देखें तो ये समय, जिस समय आप शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये अपने पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन करने का शायद सबसे शानदार समय है। न भूतो न भविष्यति, ये समय पहले शायद आपके पास नहीं था, और अब जब एक बार आप कोटा में सेटल हो जाएंगे तो शायद ये लौट कर फिर कभी नहीं आएगा। इस समय आपका मन, क्योंकि पहली बार आप पेरेंट्स को छोड़कर दूर रह रहे हैं, इमोशनली एक ब्लॉक स्टेट में होता है, आप अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं, थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। इस दौरान यदि आप बलपूर्वक अपनी आदतों को बदल लेंगे और थोड़े पॉजिटिव आदतों को इनकलकेट कर लेंगे, ट्रस्ट मी, विदिन 15 डेज आप बिल्कुल नए विद्यार्थी के तौर पर जन्म लेंगे। और यदि आपने इनको लूज छोड़ दिया, यदि हो गया कि धीरे धीरे हो जाएगा जी, जल्दी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ बहुत मतलब घिसटते घिसटते शायद 5% चेंज आए और उसमें भी 4 महीने लग जाएं, कुछ नहीं। तो ये समय मैं आपको ये रेखांकित करके कहना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। ऐसा नहीं कि भविष्य में जीवन में कोई मौका नहीं आएगा, लेकिन ये सबसे आसान मौका है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मौके तो जीवन बार बार देता है, लेकिन दिस इज वन मोमेंट जहाँ अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो ये आदतें बहुत सुविधा से बदल जाएंगी। तो इसलिए मेरी बातों का बहुत ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि इनको आज से ही इम्प्लीमेंट करना चालू कर दें। अब अपनी एकेडमिक डिसिप्लिन के कुछ नियम हैं, जैसे आपको रोज क्लास में आना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है क्लासरूम प्रोग्राम के लिए जो बच्चे आए हैं वो कहें कि हाँ वो तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि रोज तो हम क्लास में आएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छी बात है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है अधिकांश बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत अनियमित हो जाते हैं।
जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब तक कई एक जुमला आपने सुना होगा, कई बार पेरेंट्स भी कह देते हैं कोई बात नहीं बच्चा कवर कर लेगा जी, एक हफ्ता छूट गया ठीक है। और सच तो ये है कि वो कवर भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। किसी की निंदा के लिए नहीं, पर खाली तुलना करने के लिए, आपको सच्चाई बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 10th का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, जिसको आपने बहुत तसल्ली से साल भर पढ़ा होगा, उसको अगर हमें पढ़ाना हो तो हमें 2 हफ्ते से अधिक नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 2 वीक्स। और उसमें भी अगर हम रोज क्लास लेंगे तो 1 हफ्ते 7 दिन में टनाटन हो जाएगा, और उससे अच्छा होगा जो आपने साल भर में पढ़ा होगा, ये भी बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, हमारे लेक्चर्स काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। 1.5 घंटे की एक क्लास जो हमारे टीचर्स लेने जाते हैं, उसके लिए उन टीचर्स ने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कम से कम 100-125 घंटे हर लेक्चर की तैयारी के लिए पढ़ा होगा। 70 से 80 किताबों को रेफर किया होगा, रेफरेंसेस देखे होंगे, चीज़ों को ठोक ठाक के सही किया होगा, और 15-20 साल का अनुभव भी पढ़ाने का एक्स्ट्रा उसके साथ जुड़ा होता है, जो हम 1.5 घंटे में डिलीवर करते हैं। एक ढंग की 1.5 घंटे की क्लास का अर्थ ये होता है, अगर विद्यार्थी उसको अपने आप पढ़े तो वही एफिशिएंसी लाने में कम से कम उसे 8 से 10 घंटे अगर अपने आप खर्च करने पड़े, और अगर हम उसको 1-1.5 घंटे के इंजेक्शन में उसे दे देते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, हमने एक ढंग का काम 1.5 घंटे में किया, और तब तो बच्चे को अपना घर छोड़कर इतनी दूर से कोटा आने का कोई लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 1.5 घंटे की अगर एक क्लास आप मिस कर देते हैं तो उसका कॉम्पनसेशन बहुत ही मुश्किल होता है। सच तो ये है, विद्यार्थी के पास न इतने स्रोत होते हैं पढ़ने के, और न ही इतनी क्षमता होती है, और न ही इतना समय होता है कि वो उसको ढंग से कॉम्पनसेट कर पाए। कॉम्पनसेट सच तो ये है कि वो कभी नहीं हो पाता। एक क्लास जरूरी है, एक भी पीरियड छूटा और सुरक्षा चक्र टूटा, ध्यान रखिए। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो तो ये था कि आप कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। दूसरा था 3 घंटे की लगातार सिटिंग देंगे, जिसमें आप बीच में किसी भी बहाने से नहीं उठेंगे। तीसरा है क्लास में रोज आएंगे। हो सकता है आप कहें कि फिजिकली रोज आने से क्या फ़ायदा अगर मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल प्रेजेंस का भी महत्व है। कई बार क्या होता है कि पहले आप मेंटली गायब होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फिजिकली प्रेजेंट भी हैं तो 2-4 दिन के बाद मेंटल इक्विलिब्रियम दोबारा जुड़ जाता है, वो मेंटल लिंक बैठ जाता है। लेकिन अगर आपने फिजिकली आप गायब हो गए तो फिर मन से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। देन ये तो हो गई फिजिकली क्लास अटेंड करने के बाद, तीसरा पॉइंट है। चौथा ये है, अब क्लासों में से मैक्सिमम लाभ कैसे लिया जाए। अभी मैंने बताया कि 1.5 घंटे की जो हमारी क्लास होती है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो विद्यार्थियों को बताई जाती हैं जो महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या करें कि वो क्लास मिस ना हो जाए, उस क्लास में से सारे पॉइंट्स हम बहुत केयरफुली क्लीन कर लें, इकट्ठे कर लें। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा। पहले सलाह दे देता हूँ, फिर उसकी विवेचना भी कर लेते हैं कि क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। किसी भी क्लास में अब आप अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक पूरा कोर्स प्लान आपको रेजिडेंस ने दिया होगा, तो आपको इसकी लिस्ट दी होगी। आपको पता है कि पहले ये चैप्टर आएगा, फिर ये चैप्टर आएगा, सबके नोट्स आपके पास हैं। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है या जो भी अगली क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, एक अच्छे विद्यार्थी की कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि वो जो आप पढ़ने वाले हैं उसको आप पहले से पढ़। अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कि बेटा जब तुम स्कूल जा रहे हो ना तो जो पढ़ाया जाने वाला है उसे पढ़ कर जाना। और मुझे, मैं काफ़ी छोटा था, शायद 5th या 6th में रहा था, और तब भी मुझे अपनी थॉट बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है। ठीक है, बाबा जी से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे मन में तो ये आया था कि अगर ये सब पहले ही पढ़ लूँगा तो मैं स्कूल जाके करूँगा क्या। और अगर अपने आप पढ़ूंगा जो पढ़ाया नहीं गया है तो समझ में तो आएगा नहीं, तो पढ़ने का फायदा ही क्या है। सच तो ये है कि इस प्रश्न न तो मैं प्रश्न पूछ पाया और न ही इसका कोई उत्तर मुझे उस समय मिला, लेकिन जब पढ़ाते हुए कई वर्ष हो गए तो धीरे धीरे कई विद्यार्थियों को देखते, बोलते, समझते हुए ये बात फिर अपने पल्ले पड़ी, फिर अपने आप समझ में आई कि इसका रहस्य क्या है। वो रहस्य मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा सुनकर, क्योंकि ये एक पुरानी बात तो है। कई लोगों ने, आप में से कई पेरेंट्स ने भी सुना होगा कि बेटा जो पढ़ने जा रहे हो वो पहले थोड़ा पढ़ के जाना तो फायदा ज़्यादा होगा। तो क्यों होगा?
वो सुनिए। होता ये है कि जब आप क्लास में किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, एक बात बताइए, पूरे ध्यान से, पूरे तारतम्य से कितने समय तक आप अपने टीचर की बात सुनते रहते हैं? एनी केसेस? कोई विद्यार्थी कितने समय तक कॉन्सेंट्रेट करके टीचर की बात पर ध्यान लगाकर उसको सुनता है? सबके अपने अपने गैस होंगे। आप अपने मन में एक 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 10 सेकंड, जो भी है आपका वो जनरेट। अब मैं आपको एक पुराना अपना अनुभव सुनाता हूँ। ये जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि विद्यार्थी कितना फोकस करते हैं या हम इसको एक्सपेरिमेंटली नाप सकते हैं। तो एक बैच था, काफ़ी अच्छा ब्रिलियंट बैच था, और मैंने उसमें विद्यार्थियों से कहा कि आप एक काम करिए, मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है। जब आपका मन भटक जाए तब तो नहीं पता लगता कि भटक गया, और जब लौट कर वापस आए आपको लगे कि अच्छा दिमाग कहीं और चला गया था, कोई और थॉट आ गई थी, लौट आए तो अपनी कॉपी पर एक लाइन बना लीजिए। जैसे स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं ना, 1 2 3 4 और फिर 5 ऐसे बंडल्स बनाते हैं, है ना। तो मैंने कहा ऐसे बनाना शुरू करिए। एक क्लास में हम ये करके देखते हैं, हम मेजर करते हैं कि आपका ध्यान कितनी बार भटका। ठीक है, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग आधे पौन घंटे बाद एक विद्यार्थी खड़ा हो गया। उसने कहा भैया, उस समय लोग मुझे भैया कहते थे, मैं छोटा ही था तो विद्यार्थी सब नहीं कहते थे। मेरा क्या, तो उसका पेज भर गया मेरा। तो कितने हो गए? अच्छा, आपने कहा कि तुम तो बड़े नालायक हो, बाकियों का क्या हुआ? उसने कहा, बाकी सब ने भी कहा भर गए, या भरने वाले पेज काफ़ी हो गया हमारे पास। और जब हमने एवरेज निकाला, औसतन कितने समय तक वो विद्यार्थी फोकस करते थे, या उनके मन में नए विचार आए, ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, और ये एवरेज आप सुनकर शॉक रह जाएंगे। दैट वाज बेयरली 10 सेकेंड्स, 10 से 15 सेकेंड था ये समय, जब वो पूरे तारतम्य से बात सुन रहे थे। और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको लगे कि वो विद्यार्थी मूर्ख थे। ये वो बैच था कोटा का डिफाइनिंग बैच, जिसने कोटा की हिस्ट्री बदल दी। ये वो बैच था जिसमें IIT JEE ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 7 आए थे। ये उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये उनका किस्सा है। और ठीक है, बैच में और भी विद्यार्थी थे, पर वो बचे हुए लोग भी कोई ऐसे नहीं थे कि बहुत डम या मूर्ख थे, वो भी अच्छे खासे थे, एंड दे आल्सो गॉट अ वेरी गुड रैंक। तो जब श्रेष्ठतम विद्यार्थियों की ये दशा है कि बमुश्किल 10 से 15 सेकेंड उनका ध्यान अपने विषय पर टिक पाता है, फिर मन में कोई और ख्याल आ जाता है, फिर वो लौटते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, तो खुदा न खास्ता जिन विद्यार्थियों को औसत कहा जाता है या थोड़ा सा कमज़ोर कहा जाता है, उनकी हालत क्या होगी, ये सोच कर ही मैं डर जाता हूँ। अब आप देखिए कि अगर हम सबकी बुद्धि की ये हालत है, अब टिपिकली ये क्लास में होता क्या है? आप पढ़ने गए, टीचर ने पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा अभी चलो अब रिवर्सिबल प्रोसेसेस देखते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक लाइन में रिवर्सिबल प्रोसेस समझा, परिभाषा थी, बता दी। अब जिस समय वो रिवर्सिबल प्रोसेस बता रहे थे, उस समय हमारा ध्यान भटककर कहीं और चला गया। अरे आज सुबह मम्मी का फ़ोन नहीं आया, बात करनी थी। अब जब तक आपका ध्यान घर से भटक कर लौटा, तब तक टीचर ने तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दी। अच्छा, मजे की बात यह है कि विद्यार्थियों का ध्यान भटकता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो शक्ल पे दिखाई देता है। ये ऐसा योग है जो हमारे सारे विद्यार्थियों ने सिद्ध कर रखा है। आंखें देखती रहती हैं, कान सुनते रहते हैं, हाथ लिखते रहते हैं, वो समझदारी से सिर हिलाते रहते हैं, और अद्भुत है, दिमाग पे कुछ नहीं चलता, सब ऊपर से चलता रहता है। तो अब जो है हुआ ये कि अब जब आपको लगा क्या, ये आपने देखा अपनी कॉपी पर एक शब्द लिखा है, आपने अपने हाथों से लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस, आपका सिस्टम क्रैश, आपका ये हो गया कि क्या समझ में आया, लेकिन आपके मन में गिल्टी है। आप जानते हैं कि टीचर ने अभी तो बोला था ध्यान मेरा भटकता है, तो आपका ये साहस नहीं होता कि खड़े होकर पूछ लें कि सर वो तो मैं घर के बारे में सोच रहा था ना, तो एक बार फिर बता दीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। तो आपने पड़ोसी को फोन नहीं मारी, भाई क्या ये, जब तक ये पड़ोसी कौन सा आइंस्टाइन है, वो भी तो उसी नैया में सवाल है जिसमें आप हैं, वो कुछ और सोच रहा है ना। अब जो है, अच्छा जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी को आपने देखा, आपको लगा मेरे को नहीं आया, फिर आपने कहा अड़ोसी मेरे को भी नहीं आया, पड़ोसी मेरे को भी नहीं आया, अब मेरे मन में अमृत ही अमृत है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी
को नहीं आ रहा, घर जाके पढ़ेंगे। सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले, सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले ये 3 शब्द घर जाकर पढ़ेंगे। हो सकता है आप कहें कि क्या हमें घर जाकर नहीं पढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए, लेकिन जब लेक्चर के बीच में ये 3 शब्द अपने मन में उदय होते हैं तो इसका अर्थ है पढ़ना लिखना बंद कर दे, ये क्लास तेरे लिए खत्म हो चुकी है। अब 1.5 घंटा ऐश कर, तू तो बैठा रहे, बस लाता रहे और न्यूट्रली मिलता रहे, सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे घर जाकर पढ़ेंगे ना। इसका मतलब जिस क्लासरूम कोचिंग के लिए आप अपने घर से चलकर यहाँ आए हैं, जिस क्लासरूम कोचिंग के लिए आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ मेस का खाना खाएंगे और हॉस्टल में रहने का आनंद लूटेंगे, आपने उसी को त्याग दिया। क्यों? घर जाकर पढ़ेंगे। तो घर पर ही पढ़ना क्या बुरा था? घर जब क्लास में एक जिंदा टीचर के सामने रहकर समझाते हुए कोई चीज दिमाग में नहीं जा रही है तो घर पर कौन सी माँ सरस्वती प्रकट हो जाएंगे तुम्हें समझाने के लिए? कुछ नहीं होगा। सच तो ये है कि जो काम 1.5 घंटे में सलट जाता क्लास में, उस काम को 5 से 6 घंटे लगेंगे तुम्हें सलटाने में करते। और ध्यान रखना, वो 5-6 घंटा तुम नया नहीं पढ़ रहे होगे, 5 से 6 घंटा प्रायश्चित कर रहे होगे उन पापों का जो अभी ताजे ताजे कमाए हैं क्लास ढंग से अटेंड ना करके, क्योंकि घर जाकर पढ़ेंगे वाली फीलिंग। आप देखिए इस बात को। फिर 3 क्लासेस का बैकलॉग 15 घंटे का होता है। 15 घंटे जिस दिन आपने पढ़ लिया ना दिन में, उस दिन आप ऐसी शहीदी मुद्रा हासिल कर लेंगे कि अरे मैंने तो क्या एकदम गले जमू हो गया। 15 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली। घर वालों को फोन करेंगे, भाई बहनों को फोन करेंगे, दादा दादी को फोन करेंगे, नाना नानी को फोन करेंगे। 15 घंटे और 1 हफ्ते तक पढ़ाई कर लेते हैं। और लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है उस 15 घंटे में आपने कोई तीर नहीं मारा है बहुत महान। आपने सिर्फ क्लास में जो 4.5 घंटे में काम निपट जाता उसको जबरदस्ती फैला के 15 घंटे में किया है। होमवर्क नहीं किया है, आपने उनकी ध्यान रखिएगा। फिर पब्लिक आके ये सब टाइम मैनेज नहीं हो रहा, क्या करें? एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा छूट जाता है, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा छूट जाता है। भाई खोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? जो कर रहे थे ये उसी का फल है। अब जब ये सब बोलता हूँ तो बच्चे बड़े विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तो ठीक है साहब, लेकिन क्या हम जानबूझ कर ध्यान भटकाते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान भटक जाए, अब ध्यान भटक जाता है, हम क्या करें? ये बात भी सही है। इसके लिए वो सजेशन दिया जाता है कि क्लास में जो पढ़ाया जाने वाला है उसको एक सरसरी निगाह से देख कर आए। जब हम कहते हैं पढ़ कर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि एक अक्षर समझ के आए। आपने शीट की थ्योरी उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ सरल परिभाषाएं होंगी कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, ये पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे आपको। करते करते आप रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ें। आपने देखा कुछ अनुच्छेद लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आपने नाम पढ़ लिया रिवर्सिबल प्रोसेस और आपके दिमाग में एक चीज़ रजिस्टर हो गई कि ये कोई खतरनाक चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब आप क्लास में आए, अब सीन देखिए क्या होगा। क्लास में अब आपका ध्यान भटक रहा है, और आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है अरे यार मम्मी का फोन नहीं आया अभी तक, है ना? और तब एकदम से टीचर ने कहा नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेसेस। आपके कान खड़े हो गए, अबे रिवर्सिबल प्रोसेस की गड़बड़ की थी। आप ध्यान दें कि क्योंकि आपको पहले से आइडिया है कि जब आपने इस पर निगाह दौड़ाई थी तो एक गड़बड़ थी, आपको अपने आप समझ में नहीं आई थी, आपने उस पर पॉइंटर्स लगा दिए हैं। तो जैसे ही टीचर के मुंह से निकलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस, सच तो ये कि आपका 10-20% ध्यान तो टीचर की ओर है, लेकिन आप उनके द्वारा जो सूचना आ रही है बस माइंड उसको रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही खतरनाक वाले शब्द आएंगे, कुछ ऐसे जो आपको पता है आपको अपने आप पल्ले नहीं पड़ने, आपका तुरंत वहाँ ध्यान लग जाएगा टीचर की ओर। टीचर बोलेंगे, आप सुन लेंगे, और वो चीज़ जो टफ थी, जो अपने आप पढ़कर आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। और तब आपके पास हिम्मत भी रहेगी। अगर तब समझ में ना आई तो आप खड़े होकर पूछ लेंगे सर एक बार और समझा दीजिए, समझ में नहीं आया, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जब हम कहते हैं कि 1.5 घंटे की क्लास के लिए आप थोड़ा पढ़ कर आएँ, मुश्किल से 15-20 मिनट थोड़ी एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लें, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि ये ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से खतरनाक हैं और क्लास में विशेष ध्यान से इनको सुनना है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी आपकी क्लास करने की एफिशिएंसी कम से कम 2 से 3 गुनी बढ़ जाएगी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाने से ऑटोमेटिकली आपके होमवर्क का टाइम बच जाएगा, आपको घर पर कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए
क्लास में रोज जाएं और मेंटली उसका फ़ायदा उठाने के लिए 2 पॉइंट्स बताऊंगा। उसमें से पहला मैंने बताया है कि जब आप क्लास में जा रहे हैं, इवन ये भी हो सकता है कि अगर आप पहले से आपने पढ़ा है तो बीच में जो ब्रेक है 10-15 मिनट का एक ब्रेक होता है, उसमें थ्योरी से पढ़ लें, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लें। दूसरी चीज़ या अगली चीज़, क्लास में टीचर जो क्वेश्चन कराते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से अटेंड करना है। वो तो क्या है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, वो थोड़ी सी थ्योरी बताते हैं आपको, थ्योरी बताई, कुछ समझाया, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो वो आपको कराते हैं। कई बार बच्चे लगातार थ्योरी सुन लेते हैं बगैर ध्यान दिए, टीचर ने बोला एक्स तो लिख देते हैं एक्स, वाई तो वाई, यहाँ तक तो ठीक है। और जब क्वेश्चन की बारी आती है, जब टीचर ने क्वेश्चन लिखाया वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बैठे रहते हैं। किस बात के लिए बैठे रहते हैं कि अभी कोई बात नहीं, 2-5 मिनट बाद टीचर आंसर लिखेंगे बोर्ड पर, जैसे क्वेश्चन की नकल करिए आंसर की नकल कर लेंगे। क्यों? घर जाकर पढ़ेंगे ना। अरे मेरे भाई, अगर यही करना था तो प्रिंटेड नोट्स तो उपलब्ध है तुम्हारे पास, घर पर बैठ कर ही पढ़ते रहते हैं। क्लास में पढ़ने का महत्व क्या है? क्लास में पढ़ने का महत्व ये है कि कई बार घर पर जो ध्यान भटकता रहता है, अच्छी टीचर की उपस्थिति में वो ध्यान सब्जेक्ट की ओर लग जाता है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या अपने खुद के मेंटल फोकस की होती है। हम अपने ही लेक्चर्स को अगर वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चों को मज़ा नहीं आता, कारण जब हम वहाँ फिजिकली उपस्थित होते हैं तो बच्चा कुछ हमारा सम्मान करता है, कुछ उसको एक डिसिप्लिन का भय होता है, उस वजह से वो उच्छृंखलता नहीं करता, बैठकर ढंग से माइंड को फोकस करके पढ़ लेता है। लाइव टीचर की उपस्थिति फोकस को बिल्डअप करने में मदद करती है, ये बड़ी चीज़ है। तो आप उसको पूरा लाभ उठाइए, उसको छोड़िए मत। सबसे एक्टिव लर्निंग टाइम जो पूरे समय का है वो आपकी क्लासरूम में 1.5 घंटे की, वो डाइल्यूट किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो आपको केयरफुली नोट करना है, आप रोज इस बात का ध्यान रखें कि टीचर क्लास में जो क्वेश्चन करा रहे हैं, क्या आपने उन क्वेश्चंस को मोस्ट सिंसियरली अटेम्प्ट किया अपने आप। टीचर आपको खुद सॉल्व करने का टाइम देते हैं, आप उसे करिए। मैं जब विद्यार्थी था, मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ, टीचर जब क्लास में क्वेश्चन देते थे तो मुझसे शायद कभी भी नहीं होता था। आई वॉज नेवर एबल टू सॉल्व देम इन क्लास। लेकिन हाँ, ये है, मैंने कोशिश हमेशा करी कि ऐसा नहीं कि 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ तो हम तीसरा नहीं करेंगे, कोशिश करते रहते थे। कई बच्चे होते थे जो साइड से बोल रहे थे कि हाँ हमारा आंसर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हमको हमेशा लगता था हमारा तो न्याय दिया। लेकिन अब मैं जब और विद्यार्थियों को देखता हूँ तो लगता है कि एक छोटी सी अच्छी सी बात मुझ में ये थी कि कम से कम उससे मैं अपना एफर्ट रोकता नहीं था और कोशिश करता था कि आ जाए। क्यों? अगर आंसर आ भी गया है तो मेरा थोड़ी आया है, अपना एग्जाम तो मुझे लिखना है, आंसर तो मुझे खुद लाना होगा। डटे रहते थे कि डटे रहना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो आप देखिए जो क्वेश्चन टीचर ने क्लास में कराए हैं, अगर आपने वो ढंग से नहीं किए तो जब आप घर पर होमवर्क करेंगे तो जो समय क्लास में नष्ट होना था वो घर पर नष्ट होगा। क्लास में आप फालतू बैठे रहे। अब अगर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते, जो डाउट्स आते उनको टीचर से पूछ लेते, तो क्लास का आपका होमवर्क, पीपीटी शीट फटाफट हो जाते वो अपने। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी और आपकी स्कोरिंग भी अच्छी रहेगी। अब घर आए, घर आकर क्या करेंगे आप? घर आकर सबसे पहले घर या रूम पर जहाँ भी आप आए, इसका मतलब नहीं कि आप अपने ओरिजिनल घर जाने की प्रतीक्षा करें, रोज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप जो थ्योरी है उसे याद कर लीजिए, जो फॉर्मूले हैं, डेफिनेशंस हैं, शब्दशः याद होने चाहिए। कैसे? आप रजिस्टर बंद कर लीजिए और उनको बोलना शुरू कर दीजिए लगातार, एक बार टक 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 टक। हो सकता है आप कहें कि पूरा रजिस्टर थोड़ा याद होता है, से तो बता रहे थे 20 रजिस्टर भर जाएंगे, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, मैथ्स के 60 रजिस्टर याद करके जाएंगे क्या? ट्रकों के पीछे अक्सर लिखा होता है, सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। अब आप देखें आईआईटी की परीक्षा में आपके साथ क्या जाएगा, कितने रजिस्टर ले जाने आईआईटी की परीक्षा में अलाउड है? एक भी नहीं। कितने कागज अलाउड है? एक भी नहीं। आपके साथ सिर्फ आपका दिमाग जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके काम वही आएगा जो आपने रजिस्टर से बुद्धि में ट्रांसफर कर दिया है, और ये काम आपको रोज करना पड़ेगा। रजिस्टर एक टेम्परेरी फाइल है और दिमाग परमानेंट। तो लेक्चर खत्म हुआ, आपने रजिस्टर बंद किया और कहानी की तरह पूरा रिपीट कर जाइए। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है कि ऐसे विद्यार्थी हैं, एक दो नहीं सैकड़ों विद्यार्थी हैं जो ये करते हैं और रोज करते हैं और वही अच्छा करते हैं। तो मेक श्योर थ्योरी कम हो या ज्यादा, आपको डिट्टो वर्बाटिम याद होनी चाहिए।
इसमें कितना वक्त लगता है? अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो 1.5 घंटे की लेक्चर की थ्योरी को याद करने में मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, मैक्सिमम। तो अगर आपके 3 क्लासेस भी हैं, जैसे आप फाउंडेशन में तो अक्सर 2 क्लासेस ही होंगी आपकी, तो आपने 3 घंटे की क्लास करी, उसके बाद 1 घंटा आपने थ्योरी याद करी घर पर आकर, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अंत में रोज का होमवर्क रोज का करना। अगर आप ये सारी बातें भी भूल जाएं, अगर एक सेंटेंस याद रखें तो भी आप निश्चित आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये बहुत कठोर नियम है, इतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है। रोज का काम रोज, आपके लिए रोज कब शुरू होगा? आपका दिन शुरू होता है 3 बजे जब आपकी क्लास शुरू होती है, और उस रोज का मतलब सूर्यास्त नहीं है, अगले दिन जब 3 बजने वाले हैं उस टाइम पर, यानी कि आप 3 बजे की क्लास आपने अटेंड करी, फाइन, 3 से 8 आप इंस्टीट्यूट में रहे, फिर आप घर गए, डे 1 चल रहा है, अगले दिन सुबह उठे तभी डे 1 ही है, मतलब 3 बजे से अगले दिन के 3 बजे दोपहर तक का 24 घंटा जो है उसको मैं कह रहा हूँ वन डे है। अगर आपकी आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है तो हो सकता है अगली क्लास 2 दिन बाद हो, लेकिन होमवर्क आज का आज ही खत्म कर दीजिए आप, तो जल्दी हो जाएगा। 2 दिन रुक के करेंगे, भूल जाएंगे, उसी होमवर्क को करने में आपको 1 घंटे की बजाय 3 घंटे लगेंगे, और फिर आप आएंगे कि सब टाइम कम पड़ रहा है, क्राइसिस हो रही है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक दो छोटे छोटे टिप्स, और ये तो मेन बातें थी। इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को पेरेंट्स भी बच्चों से लगातार पूछ सकते हैं। शुरू में 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना अगर आप लगातार पीछे पढ़कर इस चीज़ का अभ्यास करा देंगे, अगर पढ़ने का ये पैटर्न बना देंगे, आप तय मानिए बच्चा आईआईटी सिलेक्ट होकर ही रहेगा। अगर ये पैटर्न ना बना तो भी अगर बुद्धि बहुत अच्छी है तो सिलेक्शन हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये शॉर्टेस्ट तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। एक तो छोटी छोटी रैंडम बातें, एक जॉइंट स्टडी का कंसेप्ट होता है बच्चों में। बच्चे, एक से अधिक बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, 2 या 3 या 4 विद्यार्थी, और वो मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं है, ये शुद्ध 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 नौटंकी है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप, यहाँ तक ठीक है, और उसे देंगे अकेले ही, वो 2-4 लोग मिलकर एग्जाम नहीं देंगे। बच्चे देखते हैं, मैं देखता हूँ डीपी वगैरह सॉल्व करते हैं, 20 क्वेश्चन है, जब 5 तो कर ले, 5 में 5 है, 5 क्वेश्चन चारों ने कर लिए, डीपी खत्म हो गई। वाह क्या बात है, आपने तो 5 ही क्वेश्चन करे हैं, डीपी में तो 20 थे, अरे हमारे ग्रुप ने कर लिए ना। इट डजंट मैटर, एग्जाम में कोई ग्रुप थोड़े एग्जाम देगा। तो आपको पढ़ाई अकेले ही करनी होती है। हाँ, अगर आपको तमन्ना है कि हम पड़ोसी से डाउट पूछें, ध्यान रखिएगा पड़ोसी भी उतना ही खतरनाक है जितने आप हैं, तो इसलिए पड़ोसी में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की गंगा नहीं बह रही है। जॉइंट स्टडी में 5 मिनट डाउट पूछा जाता है तो 25 मिनट गप्पाबाजी होती है। इसलिए यूजुअली अगर आप ढंग की एफिशिएंसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दिल तड़प मिलाओ करने के लिए तो कर लीजिए कि 2-2 घंटे अकेले पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट साथ में बैठ के डाउट डिस्कस करेंगे, फिर अलग बैठेंगे 2-2 घंटा पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट डाउट डिस्कस करेंगे। हद से हद इतना हो सकता है, इसके अलावा जॉइंट स्टडी सिर्फ टाइम पास होगा और कुछ नहीं। एक बार संकेत सीएसएस सर ने भी किया था डाउट क्लासेस के संदर्भ में, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। ये सारी सुविधाएं आपके पास हैं, बहुत सारा एक बड़ा तंत्र है जो आपके पास लगातार आपके विकास में लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको अगर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन रेडीमेड प्राप्त हो जाते हैं तो उससे आपकी बुद्धि का विकास नहीं होता। आपकी बुद्धि का विकास तब होता है जब आप खुद एफर्ट्स डालते हैं और खुद सोचते हैं। तो खुद सोचने का, खुद एफर्ट्स डालने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारी बेसिक बातें हो गई। पता नहीं इतनी गर्मी में ये सारी बातें, ये ध्यान वॉलेटाइल होता है, उड़ गया होगा, मैं नहीं जानता कितना पहुंचा होगा आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम कुछ बातें तो ध्यान रह जाएंगी। एक लास्ट बात बोलकर आज के वक्तव्य को मंगल करेंगे। ये फिलॉसफी ऑफ लर्निंग के हिसाब से है, और वो ये है, कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चा रटना मत, रटना पाप है और समझना पुण्य। जो मूर्ख होते हैं वो रटते हैं, और जो समझदार होते हैं वो समझ लेते हैं। हमारे पूरे स्कूल सिस्टम में ये मंत्र घोष वाक्य लगातार चलता रहता है, बेटा रटो मत समझो, रटो मत समझो, रटो मत समझो। अगर ईमानदारी से देखूं तो ये बात सही है, कायदे में समझना चाहिए। लेकिन एक बात ये बताइए कि
आपका नाम क्या है? जो भी माता पिता ने रखा सो नाम है, क्या समझे? कुछ नाम है तो क्या कर रखा है? नाम समझा हुआ है आपने? जी नहीं, नाम आपने रट रखा है। आपके घर का पता, आपका फोन नंबर, आपकी पूरी आइडेंटिटी जिससे आप अपना अस्तित्व मानते हैं, अगर आप ध्यान दें तो आपने उसे अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ। आपने अगर शुद्ध देसी भाषा में कहें, आपने उसे रट रखा है। ये शहर कोटा क्यों है? होनोलुलु क्यों नहीं है?